एचयूएफ का रेलेवेंस खत्म हो गया बियॉन्ड कि वो कुछ आपको टैक्स एडवांटेज दे देता है। जो फीमेल्स थी दे आर सपोज टू एग्जिट, मतलब वो एचयूएफ से बाहर हो जाती थी एक बार उनकी शादी हो गई। लड़कियों का हक जो है फादर की प्रॉपर्टी में तब भी है अगर उसकी शादी हो गई। तो पुराने बुआ के पैसे। बुआ को क्यों दिया जाए पैसा। राइट। इंडिया में एक समय में स्टेट ड्यूटी थी टिल 84। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। जितने भी वर्ल्ड में कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, चाहे यूएस, यूके, यूरोप, नॉट यूरोप सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह स्टेट ड्यूटी है। काफ़ी बार पेपर्स में पढ़ते होंगे, हर साल बजट से पहले ये आता है कि इंडिया में भी आने वाला है, आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। हाँ जी। उसका लॉजिक। आपका मैं स्वागत करता हूँ अकाउंटेंट्स की पॉडकास्ट में। सर कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू जतिन जी। शम्मी सर, स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक है बेसिकली बिजनेस ट्रस्ट। आप इसके बारे में अगर कुछ एलेबोरेट कर सके, मतलब कैसे, क्या चीज़ है क्या नहीं है हमारे व्यूअर्स के लिए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जतिन। इंडिया में बिजनेस ट्रस्ट जो है, बिजनेस ट्रस्ट करके कुछ होता नहीं है लीगल टर्म में, बट ट्रस्ट जो कि बिजनेस को होल्ड करता है, ये हमारा बहुत पुराना है ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप पुराने में जाएंगे तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सर्वाइविंग जो है वो है टाटा सन्स। अगर आप टाटा ग्रुप को पूरा देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जमशेद जी के लेवल पे 3 ब्रदर्स थे। वन ऑफ द ब्रदर्स जो थे वो उनसे नाखुश थे। उन्होंने जाके बाहर जाके सड़कों ये मिस्त्री फैमिली को जो उनको बेच दिया अपना स्टेक। तो बाकी ब्रदर्स ने कहा कि अगर इन्होंने बेच दिया तो हमारा ये बिजनेस जो है वो टाटा ग्रुप नहीं रह जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, तो हम इसको कैसे बचाएं। तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, उस समय के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से उन्होंने वो राय ली और उन्होंने टाटा में 3 ट्रस्ट क्रिएट किए जो कि आज की डेट में टाटा सन्स को होल्ड करते हैं। और टाटा सन्स के नीचे बहुत सारी ग्रुप कंपनीज हैं जो कि ऑपरेटिंग कंपनीज है, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस। सबका जो मेन प्रमोटर है वो टाटा सन्स है। अब वो लिस्टेड कंपनी भी हो गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो उसको कौन कंट्रोल करता है? टाटा सन्स। और टाटा सन्स को कौन कंट्रोल करता है? टाटा ट्रस्ट। ये नोन फैक्ट है। और अगर आप देखेंगे जब साइरस मिस्त्री का भी इशू हुआ तो कैसे उन्होंने टाटा ग्रुप को बचाया एंड इट रिमेन्ड, वो एक टाटा ग्रुप कंपनी रह गई। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। इंडिया का ट्रस्ट एक्ट जो है 1882 का है और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं बारिंग सम माइनर चेंजेस। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका यूज़ कम होता चला गया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हम कोई भी एंटिटी का या चीज़ का यूज़ करते हैं तब करते हैं जब उसके अंदर टैक्स एडवांटेज होगा। अगर टैक्स एडवांटेज नहीं है तो हम उसको छोड़ना चालू कर देते हैं। राइट। तो हुआ क्या कि 70s में एक रेगुलेशन लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर ऑफिस ऑफ पब्लिक ट्रस्टी को डिफॉल्ट ट्रस्टी बना दिया गया, इवन इन प्राइवेट ट्रस्ट। ओके। which was amended somewhere in late mid 2000. I don't remember the किस ईयर में, बट वो मिड 2000 में अबॉलिश किया गया और उसके बाद वापस प्राइवेट ट्रस्ट बनने चालू हुए। मेरे को थोड़ा सा वो इलेबोरेट करके बताएंगे। तो पहले क्या था कि ट्रस्टीज कोई भी हो सकते थे। प्राइवेट ट्रस्ट में फैमिली मेंबर्स या उनके वेल विशर्स या एडवोकेट्स या सीएज होते थे या उनके प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते थे एज इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज। तो इस तरह सारे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे उस समय के, जैसे मोदीज हो गए, खेतान्स हो गए या फिर बिरला हो गए, उनके जो बिजनेस थे वो टिपिकली एक ट्रस्ट में होल्ड करते थे या एचयूएफ में होल्ड करते थे। एचयूएफ का अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे वो भी एक अच्छा ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्या हुआ कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया 2005 में, सोसाइटी में चेंजेस आ गए। तो अब जो है एचयूएफ का रेलेवेंस खत्म हो गया बियॉन्ड कि वो कुछ आपको टैक्स एडवांटेज दे देता है, टैक्स सेविंग दे देता है। उसके बियॉन्ड उसका जो यूटिलाइजेशन है सक्सेशन के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए वो ख़त्म हो गया। ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एचयूएफ का मतलब क्या होता था कि जो करता होता था, जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता था, वो सबके लिए एक प्रकार से फादर फिगर था और वो सबकी टेक केयर करेगा।
इसलिए जो घर का पूरी वेल्थ होती थी वो एचयूएफ में होती थी। अगर आप पुराने किसी को भी उठा के देखेंगे तो एचयूएफ चलता था। राइट सर। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था, राइट और रॉन्ग हम उसको डिबेट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट माय कॉन्सेप्ट। होता क्या था कि जो फीमेल्स थी दे आर सपोज टू एग्जिट, मतलब वो एचयूएफ से बाहर हो जाती थी एक बार उनकी शादी हो गई तो। ओके। ये जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया तो उसके अंदर ये कहा गया कि जो डॉटर्स हैं उनका इक्वल राइट है। जब इक्वल राइट है तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ये प्रेवेलेंट है आज की डेट में, सोशल है। इसके अंदर मैं इसको कुछ हद तक सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी हद तक सपोर्ट नहीं करता हूँ कि उसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर लड़की की शादी हो गई हाँ जी। तो वो चले गए तो उसको एग्जिट कर देना चाहिए फैमिली से। अब इसके अंदर होता क्या है कि एक लेवल पे देखेंगे, लॉजिकली सोचेंगे तो वो सही है, एक लेवल पे अगर इक्वालिटी के लेवल पे देखेंगे तो गलत है। राइट। लॉजिक के हिसाब से ऐसे सही है कि वो ये कहते हैं कि वो दूसरी फैमिली में चली गई एंड डॉटर हैज स्टार्टेड हिज ओन देयर। और पहले अगर आप देखेंगे बिफोर 80s या इवन बिफोर 90s जो फीमेल पार्टिसिपेशन था इन वर्कफोर्स या बिजनेस में वो बहुत कम था, नेग्लिजिबल था। जो बढ़ा उसकी वजह से, और ये कॉन्सेप्ट आया कि बच्चे भी कम होने लग गया। पहले हमारे एवरेज 4-5 होते थे, अब आज की डेट में 2 हो गए, अब 1 भी होने लग गया शहरों में, तो 0 भी है सर। 0 भी है। तो ऐसे केस में क्या हुआ है कि डॉटर्स का राइट ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग गया। फिर सोसाइटी में चेंज आया जिसमें ये कहा गया कि लड़कियों का हक जो है फादर की प्रॉपर्टी में तब भी है अगर उसकी शादी हो गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि एचयूएफ में अगर वो मेंबर रह जाती हैं बाद में भी तो फैमिली बिजनेस टिपिकली, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस में तो इन्वॉल्व नहीं है, तो एचयूएफ में अगर पूरी वेल्थ क्रिएट हो रही है और सोर्स ऑफ वेल्थ इज बिजनेस, तो वो कैसे उनको दे दिया जाए। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया एक प्रकार से, क्योंकि ब्रदर्स का अगर कर रहे हैं या उनकी नेक्स्ट जनरेशन कर रही है तो वाई वुड दे वांट कि जो पुराने बुआ के पैसे, बुआ को क्यों दिया जाए पैसा। राइट। तो वहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो गया। तो एचयूएफ का आप देखेंगे सिग्निफिकेंटली यूसेज एज होल्डिंग अ बिजनेस व्हीकल वो कम हो गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके। उसी समय जब अमेंडमेंट आ गया ट्रस्ट एक्ट में, और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया में एक समय में एस्टेट ड्यूटी थी टिल 84। ओके। 84-85 तक एस्टेट ड्यूटी थी, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। इस सर प्लीज इसको एलैबोरेट करें, व्हाट इज स्टेट ड्यूटी सर? एस्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स 2 अलग नाम हैं, कॉन्सेप्ट सिमिलर है लेकिन टेक्निकल भाषा में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एस्टेट ड्यूटी ये होती है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी एसेट्स होते हैं उसको एस्टेट कहा जाता है। राइट। और वो जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन को जाती है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, सरकार को एक टैक्स देना पड़ता था। ओके। विच वॉज एज हाई एज अप टू 90%। अप टू 90%? हाँ जी। तो ये 85 में एबॉलिश हो गया। जब वो एबॉलिश हो गया तो लोगों की जो नीड थी, क्योंकि ट्रस्ट इसलिए भी बना जाता था क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट है बेनिफिशियरी एंड इट इज ए परपिचुअल, लॉन्ग लाइफ है। तो क्योंकि एसेट्स जो है जब पास नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ इंसिडेंस ऑफ डेथ, तो इसकी वजह से एस्टेट ड्यूटी नहीं लगती है। और ये जितने भी वर्ल्ड में कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, चाहे यूएस, यूके, यूरोप, नॉट यूरोप सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह एस्टेट ड्यूटी है। यूरोप में इनहेरिटेंस टैक्स होता है ज़्यादा। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब ये है कि मरने के बाद जिसको जाती है उसी को टैक्स नहीं देना, पहले टैक्स दे के फिर जाती है। तो अगर सपोज आपकी 100 रुपीज़ की एसेट्स हैं वैल्यू और एस्टेट ड्यूटी 50% है, जो एक आज की डेट में कॉमन है, एवरेज है, तो 50 रुपये पहले टैक्स गवर्नमेंट को जाएंगे, तो 50 रुपये ही नेक्स्ट जनरेशन को जाएंगे। ओके। तो यूएस में ये काफ़ी प्रेवलेंट है। एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब ये है कि जिसको जितना अपने फोर फादर से मिला या फादर से मिला उसके ऊपर जितना पोर्शन मिला उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो रेसिपिएंट पे टैक्स हो गया यहाँ पे। ओके। हैज कॉन्सेप्ट सेम कि जब बिकॉज कि किसी की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से एसेट्स का टाइटल चेंज होता है
उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट अब तो नहीं है ना ये इंडिया अब में? नहीं है। ओके। लेकिन जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उसमें हैं। और ये बात आप काफ़ी बार पेपर्स में पढ़ते होंगे, हर साल बजट से पहले ये आता है कि इंडिया में भी आने वाला है, आने वाला है। अभी तक आया नहीं है। हाँ जी। उसका लॉजिक डिफरेंट है, लेकिन चांसेस हैं कि ये आ जाए। तो अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन अगर मैं बिजनेस ट्रस्ट बना लेता हूँ जो भी हमने डिस्कस करा, तो हम इसे बाईपास कर सकते हैं? ट्रस्ट इज़ ए गुड वे, बाईपास नहीं कहूँगा मैं। देखिए, हमारे यहाँ पर लीगल में दो चीज़ें होती हैं, टैक्स एफिशिएंसी एंड टैक्स अवॉइडेंस। राइट सर। तो ये टैक्स एफिशिएंसी का इंस्ट्रूमेंट है, टैक्स अवॉइडेंस का नहीं है। राइट सर। तो ये मतलब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि अवॉइडेंस को नहीं है। हाँ जी। हाँ, एफिशिएंट बना सकता है। जैसे आप बाकी चीज़ें जो होते हैं, सेक्शन 88 लेते हो आप, कोई ATC लेते हो आप अपना टैक्स बचाने के लिए, हाँ जी। कैपिटल गेन बचाने के लिए, उसी तरह ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आप अगर अपने एसेट्स को पार्क करते हैं तो आपका टैक्स जो है डेफर हो जाता है, अवॉइड नहीं होता है। फ़र्क ये है कि डेफर हो जाता है। डेफर का मतलब ये है कि जब आपके हाथ में आएगा तब टैक्स लगेगा। तो अभी ऐसा अगर मैं इंडिया में बिजनेस ट्रस्ट बना के चलता हूँ और मेरे को इनहेरिटेंस मतलब जो मेरी एसेट्स है बिजनेस ट्रस्ट में, वो मैं कंटिन्यू होल्ड करता हूँ, तो मतलब मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं अनटिल अनलेस मैं उसे सेल करूँ। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन इसको मैं बिजनेस ट्रस्ट नहीं कहूँगा, प्राइवेट ट्रस्ट कहूँगा। लीगल टर्म प्राइवेट ट्रस्ट है। अच्छा। इसके अंदर हम दो तीन तरह के अलग ट्रस्ट होते हैं। एक होता है हम जिसको टर्मिनोलॉजी देते हैं, लीगल नहीं है बट टर्मिनोलॉजी देते हैं बिजनेस ट्रस्ट। उसका मतलब ये है कि वो ट्रस्ट जिसमें बिजनेस की शेयर होल्डिंग या पार्टनरशिप है। राइट सर। तो मतलब जो आप ऑपरेटिंग कंपनीज हैं उसको होल्ड करते हैं थ्रू अ ट्रस्ट। दूसरा होता है एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट। ये बेसिकली उस टाइप का ट्रस्ट होता है जिसमें आप अपने एसेट्स को रिंग फेंस कर सकते हैं डिफरेंट रिस्क से। ओके। कैसे रिस्क सर? बहुत सारे रिस्क होते हैं। इट कैन बी लीगल रिस्क, इट कैन बी टैक्स रिस्क, इट कैन बी रिस्क फ्रॉम मैरिटल डिस्कॉर्ड्स। ओके। और भी बहुत सारे के रिस्क होते हैं। तो जब आज की डेट में जब फैमिलीज जो हम कहते हैं बिजनेस फैमिलीज, दे आर बिकमिंग मल्टीनेशनल फैमिलीज इन द सेंस कि डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स डिफरेंट ज्योग्राफी में रह रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर सपोज आपका बिजनेस जो है सिंगापुर में है, जर्मनी में है, तो वहाँ का एक जोग्राफिकल रिस्क आपके पास आता है। क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हैं? आंसर इज नो। बट क्या आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं? आंसर इज यस, थ्रू यूजिंग अप्रोप्रिएट व्हीकल्स इंक्लूडिंग ट्रस्ट। ओके सर। ट्रस्ट जो है वो अपने में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका सक्सेशन प्लानिंग में और इस चीज़ में कि आपके एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि एक बहुत कॉमन ये टर्म है जो आपने कई लैंग्वेजेस में सुना होगा, शर्ट स्लीव टू शर्ट स्लीव इन 3 जनरेशंस। दादा कमाता है, पिता बढ़ाता है, पोता गवाता है। हाँ जी। पंजाबी में भी है, हाँ जी। आप तमिल में चले जाइए, तेलुगु में चले जाइए, किसी भी लैंग्वेज में चले जाइए आता है। वो 3 जनरेशन में ख़त्म हो जाता है। हाँ जी। और उसका ख़त्म होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी प्लानिंग नहीं होती है। हम इतना लंबे समय प्लान नहीं करते हैं। देखिए, जब आदमी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है वो ज़मीन से उठा होता है, तो उसको पैसे की वैल्यू होती है और वो ये समझता है कि इसको संभालना है और कैसे मैंने मेहनत से बनाया है। जब उसका बेटा होता है वो फिर भी थोड़ा सा खुला होता है क्योंकि उसने बचपन में गरीबी थोड़ी सी देखी होती है। गरीबी नहीं बोलूँगा, मतलब लिमिटेड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज देखे। हाँ जी। तो उसको वो उसकी वैल्यू पता है कि कैसे मेरे फादर ने इतनी मेहनत की, मैंने भी काफ़ी मेहनत की और मैं इस लेवल तक पहुंच गया। जो थर्ड जनरेशन होती है वो दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो होता क्या है कि उनके पास, मैं ये नहीं कहता सारी थर्ड जनरेशन बेकार होती है, लेकिन एक काफ़ी बड़ा हिस्सा वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो अनलेस अनटिल हम उनकी उसको स्पिरिट को रीइग्नाइट करें एंटरप्रेन्योरशिप की, या फिर उनको ये वैल्यू सिखाया जाए
कि कैसे हो सकता है, तो थर्ड जनरेशन तक जाते आते बिजनेस खत्म होने लगते हैं। एक तो नेचुरल लाइफ ऑफ बिजनेस होती है, इकोनॉमिक चेंजेस हो गए। अगर आप देखेंगे ब्लैक एंड वाइट टीवी में थे, टेक्सला था, बीपीएल था, ओनिडा था, तो फैमिलीज खत्म हो गई क्योंकि कलर टीवी आ गया। कलर टीवी के बाद फिर क्या हुआ, स्मार्ट टीवी आ गए, सैमसंग मल्टीनेशनल्स आ गए, जिनके पास टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया, उसकी वजह से खत्म हो गया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। राइट सर। एक पब्लिक डोमेन में एग्जांपल है सुमित मिक्सी, अगर हाँ आपको जी। ध्यान होगा। हाँ जी सर, हाँ जी। एक समय में सुमित अप्लायंसेज जो थे हम्म, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और पूरी इंडिया को मार्केट को कैप्चर कर लिया। हाँ जी। कॉमन एग्जांपल है। लेकिन भाइयों की आपस में लड़ाई की वजह से प्लानिंग ना हो पाए, नहीं हो पाई, उनके फादर ने नहीं की, या आपस में उन्होंने जब अच्छा समय था तब प्लानिंग नहीं की, तो हुआ क्या कि उसकी वजह से बिजनेस पूरा डाउन चला गया। आज आप सुमित वो इतना बड़ा ब्रांड नहीं रह गया। दिखता भी नहीं है सर अब। अदर प्राइम एग्जांपल्स आर मोदीज। हाँ जी। एक समय में मैं एक मिनट क्लियर करना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी नहीं है। हम मोदी फैमिली की बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि मोदी नगर उनका था, हाँ जी। मतलब कोई ऐसा बिजनेस नहीं था जिसमें वो थे नहीं, हाँ जी। लेकिन आपस में फैमिली की लड़ाइयों की वजह से वन ऑफ द रीजंस, मेजर रीजंस, डाउनफॉल आ गया उनका। हाँ जी। नेक्स्ट जनरेशन ने बिजनेस खो दिया, प्री एमिनेंस खो दिया, और उसकी वजह से जो खाली एक जने का फायदा हुआ वो है कि जो उनके यहाँ पर एंटरप्रेन्योर लोग थे उन्होंने अपना धंधा चालू कर दिया, या फिर लॉयर्स का। राइट सर। क्योंकि इंडिया में जुडिशरी में अगर आपका वो चला गया, आई डोंट, इट इज़ नॉट ए, सॉरी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट ए कमेंट ऑन जुडिशरी, लेकिन केस काफ़ी समय लगता है। वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस सर। अगर एग्रीड। समय लग रहा है तो बिजनेस जो है वो समय के साथ रुक नहीं सकता। बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसको, इट इज ए लिविंग एनिमल विच हैज टू बी नर्चर्ड एंड टेकन केयर ऑफ एवरी डे। उसके लिए हर डिसीजन हर रोज लेना जरूरी होता है। राइट सर। डिसीजन राइट एंड रॉन्ग बाद में आप हाइंडसाइट में कह सकते हो, लेकिन डिसीजन तो लेना है। Right. अगर नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ेगी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सॉरी हम थोड़ा सा नहीं सर, अच्छा लग रहा है। तो डाइग्रेस चले गए। तो अगर आपके बाद बिजनेस को कौन हैंडल करेगा, अगर कोई इवेंचुअलिटी आ जाती है, भगवान ना करे आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में, या इनकेपेसिटेटेड हो जाते हैं, या समन पासिस अवे, तो उसके बाद कौन नेक्स्ट बिजनेस करे। अब यहाँ पर जो एसएमई सेगमेंट है उसमें सबसे बड़ा इशू है। इवन लार्ज कॉर्पोरेट्स में जो मल्टीनेशनल बन गए हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बोर्ड आ जाता है और प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर सक्सेशन इतना बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस में ये बहुत बड़ा इशू होता है। सर मेरे को ना आपको एक और एग्जांपल बताएंगे जो बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड हो, थोड़ा जिसमें आपने खुद क्रिएट करा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया हो, कुछ ऐसा। तो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक हम फैमिली को कंसल्ट कर रहे थे जो 6 ब्रदर्स थे फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में सबके 2-2 बच्चे थे, तो आप सोच सकते हैं 12 लोग हो गए, हाँ जी। स्टेक होल्डर्स हो गए। और उसके बाद क्योंकि एल्डेस्ट और यंगेस्ट में एज डिफरेंस भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से जो थर्ड जनरेशन है वो भी अब बिजनेस में आने को तैयार थी। राइट। तो अब क्या होता है कि उनके यहाँ पर फैमिली में इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गई थी। मतलब मतलब वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई थी। और प्रॉब्लम्स आने का रीज़न, वन ऑफ द रीजंस ये क्या था कि कंजर्वेटिव फैमिली या बिजनेस फैमिलीज, आपको पता है कि वो बहुत सोच के पैसा खर्च करते हैं, और वो सब लोगों का जॉइंट फैमिली थी। अब जब नया जनरेशन जब आने लग गई, उनकी शादियां होने लग गई, तो दिक्कत क्या थी कि उनको थोड़ा खुला खर्च करने की आदत है, प्लस उनको स्पेस चाहिए, जो एक जॉइंट फैमिली में एक घर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वैसे भी एक घर में कितना ही आप एक्सपेंड कर लोगे, कितनी फैमिलीज, इंडिविजुअल फैमिलीज रह सकती हैं। तो उसकी वजह से उनके बिजनेस में इम्पैक्ट आ रहा था। तो वो क्या रहा था, फैमिली इशूज से बिजनेस और बिजनेस से फैमिली। वो कैसे, डिसीजन मेकिंग कौन लेगा, अब वो किसकी बात सुनेगा नेक्स्ट जनरेशन। कोई फॉर्मल वे तो है नहीं इंडक्शन का,
तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे फैमिली में। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने काफ़ी लंबी एक्सरसाइज चली। हमने 3 चीज़ें की। एक तो उसका फैमिली ऑफिस बनाया, उसका फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उनके फैमिली ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट बनाए गए टू कंसोलिडेट द वोटिंग पावर फॉर ऑपरेटिंग कंपनीज। ओके और एट द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग को एलैबोरेट करने के लिए फैमिली काउंसिल बनाया गया और फैमिली काउंसिल हमने फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, एक मूविंग डॉक्यूमेंट हो गया जो कि एक कंसेंसस से बना फैमिली के, जिसमें ऑल एडल्ट मेंबर्स पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग स्पाउसेस ऑफ द ब्रदर्स, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, डॉटर, सबका एक कंसेंसस बना। ओके और उसके बेस पे एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल डूज एंड डोंट्स एंड हाउ द फैमिली विल इंटरेक्ट विद द बिजनेस एंड विद इन देमसेल्व्स। ओके मतलब ये एक अलग पूरा चैप्टर है फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे होता है, जिसके अंदर मोटे मोटे तौर पे कि एटलीस्ट साल में एक बार फैमिली पूरी गेट टुगेदर होगी, एक साथ वेकेशन पे जाएगी, किस टाइप की गाड़ी खरीद सकते हैं, किस टाइप की स्पेंडिंग लिमिट्स होंगी इंडिविजुअल की, कैसे वो खर्च करेंगे, कैसे वेल्थ को प्रिजर्व करेंगे। ओके दूसरी तरफ ट्रस्ट बनाया गया, फैमिली ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट। फैमिली ट्रस्ट में इंडिविजुअल की एसेट्स डाले गए और उसके अंदर लिमिट्स लगाई गई ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सारा पैसा उड़ा ना दे। Okay. तो कितना पैसा आप एक साल में इस ट्रस्ट से निकाल सकते हैं फॉर कंजम्पशन। बिजनेस करना है आप जितना मर्जी करिए, कोई Okay. लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपने वो करना है Personal- स्पेंड करना है हाँ जी। पर्सनल इफेक्ट पे, तो कितना कर सकते हैं एक साल Okay. ताकि वेल्थ प्रिजर्व रहे। हमने उन्होंने लगाया था 5% ऑफ द कॉर्पस। ओके इनकम आप जितना मर्जी स्पेंड करिए, इनकम अगर ट्रस्ट ने अगर 100 रुपये का ट्रस्ट है, 10 रुपये की इनकम हुई, 10 रुपये आप कर सकते हो, लेकिन 100 रुपये जो मूल है उसमें से 5 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते हो एक साल में। ओके और उससे ऊपर जब जाना है तो सारे ट्रस्टीज का और फैमिली का कंसेंसस वही जो आपने फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में जो वही आपने को उसके कैसे कौन एमडी होगा, कौन सा कंपनी कौन चलाएगा, कैसे उसका डिसीजन मेकिंग होगा, कैसे उसको चूज किया जाएगा, कैसे कैपिटल डिसीजंस लिए जाएंगे, ओके वो सारी चीज़ें हमने ट्रस्ट और फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में कवर की, जिससे कि एक कोहेसिव यूनिट बन गया। इवन उनके नीचे लिस्टेड एंटिटी थी। ओके अब लिस्टेड एंटिटी में दिक्कत क्या है कि फैमिली की शेयर होल्डिंग तो डिवाइडेड है, लेकिन प्रमोटर ग्रुप तो एक ही है। हाँ जी तो ये कैसे हुआ कि उसके अंदर डिसीजन ऐसा ना हो कि अलग अलग शेयर होल्डर्स अलग अलग उसके रहे। तो ट्रस्ट बना के पूरी फैमिली की शेयर होल्डिंग एक कंसोलिडेट हो गई और वो सारे बेनिफिशियरीज बन गए। ओके मतलब ट्रस्ट ऑन करेगी और सारे उसके जो मेंबर होंगे वो ओनर, Beneficiaries। वो बेनिफिशियरी अल्टीमेट ओनर हो गए एक तरीके से। अल्टीमेट ओनर हाँ होंगे, जी लेकिन डिसीजन मेकिंग होगी ट्रस्टीज होंगे और ट्रस्टीज कैसे चुने जाएंगे और हर फैमिली ब्रांच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उन वो डिसीजन लेंगे, कैसे वो बिजनेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे या खुद बनेंगे, वो सारा प्रोसेस लिखा गया फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन और फैमिली ट्रस्ट दोनों में मिलके। ओके और आपने एक टर्म और यूज करी थी फैमिली ऑफिस, हाँ जी, वो इसी में इंक्लूड हो गया या कुछ अलग कॉन्सेप्ट है नहीं, सर? वो वो थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। फैमिली ऑफिस इज ए मच लार्जर कॉन्सेप्ट। इंडिया में फैमिली ऑफिस का कॉन्सेप्ट अब आना चालू हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। अगर आप देखेंगे तो वो फैमिली ऑफिस भी कई तरह के होते हैं। एक सिंगल फैमिली ऑफिस होता है, एक मल्टी फैमिली ऑफिस होता है। सिंगल फैमिली ऑफिस ऐसा होता है कि वो एक खाली फैमिली की नीड्स को टेक केयर करता है, और फैमिली ऑफिस में खाली वेल्थ को नहीं टेक केयर करते, नए बिजनेस कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके ट्रैवल प्लान्स क्या है, उनकी टैक्स प्लानिंग क्या है, उनकी सिटीजनशिप प्लानिंग क्या है, उनकी एजुकेशन प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन की कोई भी प्लानिंग हो, उनकी कॉन्सियार्ज नीड्स हैं, वो सारा एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, लीगल एंटिटी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर लोग रखे जाते हैं और वो उन फैमिलीज की नीड को टेक केयर करते हैं। सपोज किसी फैमिली मेंबर ने वेकेशन पे जाना है से एक्सोटिक लोकेशन पे, वहाँ का पूरा अरेंजमेंट जो है वो फैमिली ऑफिस को एक आदमी डेसिग्नेटेड होता है, इन हाउस होता है, जो कि ट्रैवल एजेंट्स और बाकी सबसे कोऑर्डिनेट करेगा और उसको वो करेगा, एग्जीक्यूशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज द अल्टीमेट थिंग। ओके ये बहुत लार्ज फैमिलीज करती हैं। इंडिया में बहुत सारे फैमिली ऑफिस हैं, आपने नाम सुना होगा,
मुंजाल्स का फैमिली ऑफिस है, गोदरेज का है, टाटास का है, आपका डाबर का है, ओके। बहुत सारे फैमिली ऑफिस है। ये लार्ज फैमिलीज करती है, अंबानीज का है, अडानीज का है। उसके अंदर किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ये फैमिली डिसाइड करती है। ओके। मतलब खाली उसका क्या रोल होगा, कितने तक वो करेगा, क्या नहीं करेगा, किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा, ईच फैमिली का इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है दैट टेक केयर ऑफ फैमिली, मतलब एक सेंट्रलाइज प्लेस जिसका एक हेड होगा, जिसको हम सीईओ कहते हैं, फैमिली ऑफिस हेड कहते हैं। ओके। और उसके नीचे पूरी टीम बनाई जाएगी जिसके जो कि डिफरेंट नीड्स ऑफ द फैमिली को टेक केयर करेगी। एक होता है मल्टी फैमिली ऑफिस, जैसे बहुत सारे मल्टी फैमिली ऑफिस आ जाते हैं, जो प्राइमरली फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट नीड्स को, वेल्थ मैनेजमेंट की नीड्स को, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की नीड को, पब्लिक मार्केट में जाना है उसकी नीड्स को, वो सबको। अब जब हम ये कर रहे थे, जैसे हमने काफ़ी फैमिली ऑफिस का किया है, हम फैमिली ऑफिस में ट्रस्टीज़ भी बनते हैं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी की चीज़ होती है, तो उसके अंदर हमारे एक बहुत नीड आती थी कि फैमिलीज हमें बोलते थे कि हमें कुछ अच्छी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखाइए कि जो हम नेक्स्ट जनरेशन को जिसमें कर सकें, क्योंकि सारे इस ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं आ सकते हैं। राइट। प्लस क्या होता है कि काफ़ी नेक्स्ट जनरेशन जो है बाहर से पढ़ के आई है, राइट। तो उनका कॉन्सेप्ट है मुझे फादर का बिजनेस नहीं ज्वाइन करना है, मुझे नया बिजनेस करना है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। बोले सारे तो टेक्नोलॉजी बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया भी हो गया है 2015 ऑनवर्ड्स। हाँ जी। अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक पोटेंशियल मिक्स बना रही हैं कि कैसे हम अपने को स्ट्रक्चर करें इंडियन बिजनेस फैमिलीज। तो फैमिली ऑफिस के अंदर ये बड़ी नीड आती थी। देन वी स्लोली गेट इनटू एडवाइजरी से हमने अब फंड रेजिंग में भी चले गए हैं, जो कि हम उनको हेल्प करते हैं, स्टार्टअप्स को करते हैं। तो पहले हम उनके लिए स्टार्टअप लाते थे, फिर वी रियलाइज़ कि अल्टीमेटली हमें अगर हम इन्वेस्टर बन जाते फ्रॉम द फैमिली, तो फैमिली ये चाहती है कि आप इनको हेल्प भी करो इन स्ट्रैटेजिक, इन फंड रेजिंग और वो, क्योंकि सारा तो फैमिली ओन नहीं करती है। हाँ जी। तो फिर धीरे धीरे हमने स्टार्टअप्स में और उसमें करना चालू कर दिया। तो लास्ट 4-5 ईयर्स में हमने काफ़ी स्टार्टअप्स में हेल्प की है उनको ग्रो करने के लिए, उनको स्ट्रक्चरिंग करने के लिए, उनके फंड रेजिंग के लिए। और उसी तरह फैमिली ऑफिस को भी दिखाते हैं कि जो उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक और नीड आ गई है पिछले 3-4-5 साल में कि जो मिड साइज बिजनेसेस हैं, राइट। अगर आप देखेंगे कैपिटल मार्केट हैज़ बिकम अ मैग्नेट फॉर देम, स्पेशली पोस्ट कोविड, एंड दिस इज़ राइट थिंग। अगर आप देखेंगे प्री कोविड तो इंडियन बिजनेसेस की जो फैमिली रन बिजनेसेस थे, उसके अंदर जो बैलेंस शीट्स थी कंपनीज की, वो काफ़ी लेवरेज थी और स्ट्रेस थी। कोविड में ये स्ट्रेस आया, उसके बाद कैपिटल मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, बूम आया। तो आज की डेट में देखेंगे काफ़ी लोगों ने अपने को डीलेवरेज कर दिया और वो कैपिटल मार्केट में एज ए आईपीओ अपनी कंपनियों को लॉन्च कर रहे हैं। राइट। एंड वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, बिकॉज आपको एक कैपिटल मिल रही है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। और उसका इंडिया में उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो फाइनेंसिंग होती है बैलेंस शीट पे, वो कोलेक्ट्रल बेस्ड फाइनेंसिंग ज़्यादा होती है। राइट सर। तो छोटे बिजनेस में हमेशा ये होता है कि वो एक बड़ा अजीब जगह पे स्टिक हो जाते हैं कि वो उनके पास कोलेट्रल नहीं होता। कोलेट्रल नहीं है तो बैंक फाइनेंस नहीं करेगा, बैंक फाइनेंस नहीं करेगा तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। राइट। तो उनके लिए कैपिटल मार्केट या पी इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड वे इफ देयर कंपनी इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली, जिससे कि उनको कैपिटल मिल सकती है और वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाए।